रामनगर में रुचिका नाम की लड़की रहती थी। माँ बचपन में ही मर गई थी। अब उसकी सौतेली माँ जमुना थी। अविका नाम की एक सौतेली बहन भी थी। अरे ओ महारानी, अब भी सो रही हो? धूप निकल आई है, ये बर्तन कौन साफ करेगा? उठो जल्दी से और साफ सफाई कर लो, फिर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लो। पर मम्मी, अविका भी तो सो रही है, कभी कभी इससे भी बनवा लिया करो। मुझे जवाब दे रही है बदतमीज, और उसकी नकल कर रही है। कहाँ तू और कहाँ वो। रुचिका को फिर सब कुछ करना पड़ता। इस तरह से अविका बिल्कुल निकम्मी और आलसी हो गई। उसे कुछ भी नहीं आता था। जमुना ने अविका की शादी रंजन नाम के युवक से बड़ी धूमधाम से कर दी। अविका के पड़ोस में एक अनाथ गरीब लड़का सुधीर था, जो रंजन के यहाँ नौकर था। उससे रुचिका की शादी करवा दी गई। रुचिका का पति सुधीर बिल्कुल सीधा और भोला था, जबकि अविका का पति रंजन बहुत चालाक था। नाम मात्र के पैसों से वह सुधीर से काम करवाता था। उसने तो सुधीर का नाम भी बुद्धू राम रख दिया था। एक दिन सवेरे ही सवेरे नाश्ते की टेबल पर अविका बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई मेड रख लो, मुझसे काम नहीं होता। ओए बुद्धूराम सुन, अपनी घरवाली से कह देना कि वो कल से हमारे यहाँ आकर खाना बना दिया करें और झाड़ू पोछा कर दिया करें। उसकी मैं तनख्वाह दे दिया करूंगा। तुम दोनों लोगों की सैलरी डबल हो जाएगी, समझा? जी समझ गया। घर पहुंचकर उसने रुचिका से कहा, रंजन जी ने कहा कि उनको काम करने वाली चाहिए। क्या तुम उनके यहाँ काम करोगी? तुमको भी रुपए मिलेंगे तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। रुचिका को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, लेकिन वह मेरी बहन भी है, बेशक सौतेली ही सही। मैं उनके यहाँ नौकरानी बनकर काम कैसे करूंगी? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? यह बात सुधीर की समझ में आ गई। उसने जाकर रंजन को मना कर दिया। इस बात पर रंजन और अविका दोनों भड़क गए। उन्हें अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। ओह, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। तुम यहाँ नौकर हो तो तुम्हारी मैडम की इज्जत कम नहीं होती। जाओ, अब तुम भी काम करने मत आना। हमारे लिए नौकर नौकरानियों की कमी नहीं है। सुधीर को बहुत बड़ा सदमा लगा। वह सिर झुकाए अपने घर को चल दिया। उसने अपने मन में सोचा, अब मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? मुझे कोई काम भी नहीं आता कि मुझे नौकरी मिल जाए। ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। हे भगवान, तुम ही रास्ता दिखाओ, अब मैं क्या करूं? घर पहुंचकर उसने रुचिका को सब बताया। फिर अगले दिन सुधीर ने कहा, देखो रुचिका, मैं मजदूरी ढूंढने जा रहा हूँ। तुम कहीं बाहर मत जाना, अपना ध्यान रखना। सुधीर ने पूरे दिन अपने लिए मजदूरी तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। वह उदास होकर घर लौटा और बोला, रुचिका, लगता है हमारे बर्बादी के दिन आ गए। ना तो हमारे पास नगद पैसा है और न ही कोई इनकम, और मुझे मजदूरी तक नहीं मिल रही। हम ऐसे में कैसे गुजर बसर करेंगे? आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लो, चाय पियो और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। तुम्हारे पकौड़े इतने अच्छे बने हैं कि जी करता है कि बस खाते ही चले जाएं। मिल गया रास्ता हमारी आमदनी का। क्यों ना हम पकौड़े ही बेचने लगे, इनकी ही दुकान खोल लें। ठीक तो रहेगा, लेकिन अभी रहने दो, मैं और काम ढूंढ लूं। क्या पता काम मिल ही जाए। अगले दिन सुधीर फिर काम की तलाश में चला गया और रुचिका पकौड़े बनाने के लिए बेसन, तेल और सब्जियां ले आई। उसने बैंगन, प्याज, आलू, फूल गोभी के टेस्टी पकौड़े बनाए और अपनी बाहरी कमरे को दुकान के रूप में इस्तेमाल कर लिया। वह आने जाने वालों से पकौड़े खाने को कहती, आइए आइए, हमारे यहाँ के पकौड़े खाकर देखिए। आते जाते लोग उसकी बातें सुनकर रुक गए। कुछ लोगों ने उसके बनाए हुए पकौड़े खाए तो वे तारीफ करने लगे। वाह भाई वाह, बहुत जायकेदार पकौड़े हैं। भाई हमारे बच्चों के लिए भी 1 किलो दे दो। ला भैया लाओ, हम भी खाकर देखते हैं। बहुत ही जानदार हैं ये पकौड़े। लाओ बहन, 1-2 ना और दो। मुझे तो हीरालाल ने बताया तो मैं यहाँ चला आया। फूल गोभी के इतने ज्यादा जायकेदार पकौड़े तो मैंने इनके यहाँ ही खाए। कल मैं अपने बच्चों को भी यहाँ लाऊंगा। रुचिका ने सामान्य कीमत से कम पैसे बताए थे, इसलिए लोगों को बहुत रुचि हो गई।
शाम को जब सुधीर लौटा तो वह बहुत थका हारा हुआ परेशान था। मैं हार गया हूँ रुचिका, मुझे कोई भी काम नहीं मिला। रुचिका ने आज की आमदनी के रुपए उसको दे दिए तो सुधीर बहुत खुश हो गया और बोला, ये रुपए कहाँ से आए रुचिका? मैंने आज से पकौड़ों का काम शुरू कर दिया। पहला दिन ही बहुत अच्छा रहा। चलो छोड़ो सब झंझट, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, यही काम ठीक है। दूसरे दिन सुधीर ने ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और रुचिका ने पकौड़े बनाने शुरू किए। रुचिका के हाथों में जादू था। उसने तमाम सब्जियों के ढेर सारे पकौड़े बना डाले। वह आवाज भी लगाती जाती थी, आइए आइए, हमारे यहाँ के गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े खाकर देखिए। अपने आप खाइए, बच्चों के लिए ले जाइए। उसी समय वहां से रंजन निकला। पकौड़ों की खुशबू से रंजन के मुंह में पानी भर आया। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़ों की। लाओ जरा मैं भी खाकर देखूं। क्या है कि आज हमारे यहाँ खाना तो बना ही नहीं, खाना बनाने वाली मिली नहीं, और तुम्हारी बहन अविका तो बहुत आलसी है। रंजन ने पकौड़े खाए और घर भी लेकर गया। अब उसका नियम बन गया, वह दूसरे तीसरे दिन पकौड़े ले जाया करता था। अविका ने कहा, ये पकौड़े बहुत टेस्टी हैं, ऐसे ही रुचिका बनाया करती थी। ये रुचिका के बनाए हुए ही पकौड़े हैं। तुम तो इतनी आलसी हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। मेरी तो जिंदगी नाश हो गई। अविका गुस्से और जलन की आग में जल उठी। उस 2 कौड़ी की रुचिका की इतनी मजाल, जो इतना रुतबा चलाए कि मेरी ही फटकार पड़े। देखो मैं कैसा मजा चखाती हूँ उसे अब। उसने वे पकौड़े रख लिए। दूसरे दिन तक वे खराब हो गए। उन्हें लेकर वह रुचिका की दुकान पर पहुंची। वहां ग्राहकों की बहुत भीड़ थी। अविका ने गुस्से से कहा, लोगों को ठगना बंद करो रुचिका, ये सड़े हुए पकौड़े बेचती हो, सबको बेवकूफ बनाती हो। देखो सब लोग, इनमें से बदबू आ रही है कि नहीं? सब लोगों ने सूंघकर देखा तो कहने लगे, हाँ सचमुच बदबू तो आ रही है, ये गलत बात है। जब सब लोग ये कहने लगे तो रुचिका रोने लगी। उसी समय रंजन वहां आ गया। उसे आलसी, निकम्मी और झगड़ालू अविका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज भी खाना नहीं बना था और यहाँ के पकौड़े भी नहीं खाने दे रही थी वो। अरे बेवकूफ और पागल औरत, ये पकौड़े तू कल के बासी उठा लाई है जो गोभी के हैं, और आज तो प्याज और आलू के पकौड़े बने हैं। तू जलन के मारे रुचिका भाभी को बदनाम कर रही है। लाओ रुचिका भाभी पकौड़े, बहुत भूख लगी है। ऐसे टेस्टी पकौड़े कहीं नहीं मिलते। अरे भैया, ये इन बहनों का आपसी मामला है। भाई खाओ, सब ठीक है, मेरे लिए पैक भी कर देना। अविका की बड़ी बेइज्जती हो गई। वह चुपचाप अपने घर चली गई। कुछ ही दिनों में रुचिका के पकौड़ों की दुकान फेमस हो गई और उसकी खूब आमदनी होने लगी। अब तो लोग फोन पर ऑर्डर कर देते थे। सुधीर सबके घर पहुंचा देता था। कुछ वर्षों में रुचिका और सुधीर बहुत अमीर बन गए और उन्होंने दुकान की जगह एक शानदार होटल बनवा लिया। कई बार इंसान अपनी पहचान अपने गांव या शहर से बनाता है, लेकिन अनोखे लाल एक ऐसा शख्स था जहां गांव को अनोखे लाल के नाम से जाना जाता था। जहां बस और रिक्शे वाले सवारी से पूछते थे कि कहाँ जाना है, सवारी कहती, बस वहीं अनोखे लाल के गांव में उतार देना। हाँ, ऐसा ही था अनोखे लाल। उसके कारनामे दुनिया से अलग होते थे, इसीलिए वह अनोखा था। अनोखे की पत्नी छाया अंदर से चिल्लाती हुई बाहर आई और बोली, अब ये क्या करने लगे तुम? अरे देख नहीं रही, पानी में पकौड़ियाँ तल रहा हूँ। तुम भी ना जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल करती हो। हाँ, मैं तो उल्टे सवाल करती हूँ। कह दो ना कि मेरी खोपड़ी ही उल्टी है, या कह दो कि उल्टी खोपड़ी वालों ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। हाँ। तुम्हारी यही अदा तो मारे डालती है। एक बात कही नहीं कि फिर तो वो सुनाती हो कि दिल करता है कलेजा ही निकाल दूं। तो मैंने क्या गलत पूछा? खौलते पानी में पकौड़ियाँ डालते देखा तो पूछ लिया। तो मैंने भी यही कहा कि पानी में पकौड़ियाँ तल रहा हूँ। जरा चक्कर बताओ ना कैसी बनी है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसीलिए तो ये गांव तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन पानी में पकौड़ी, ये ख्याल कैसे दिमाग में आया? थोड़ा दिमाग लगाया ना, तो महंगे तेल की जरूरत और ना सेहत के साथ खिलवाड़, और एकदम पौष्टिक।
अनोखे लाल को हमेशा कुछ अलग करने की तलब रहती थी। वैसे तो वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेचता था, जिसको ग्राहक बड़े चाव से खाते थे। एक दिन अनोखे लाल रात में सोया हुआ था, तभी बाहर से राजू ने आवाज दी, अनोखे, जल्दी दरवाजा खोलो, गांव में चोर घुस आए हैं, कोई तरकीब निकालो कि वो पकड़े जाए। अनोखे ने दरवाजा खोलकर कहा, अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो? कैसा जोखिम? आओ मेरे साथ, चोरों के पास चलते हैं। चोरों के पास? ना बाबा ना, मुझे कुछ हो गया तो? अच्छा, मेरे आगे पीछे तो जैसे कोई है ही नहीं। चलो भी यार, तुम्हारे साथ अनोखे लाल है, फिर चिंता की क्या बात। अनोखे लाल राजू के साथ वहां एक दीवार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया, जहां से चोरों को निकल कर जाना था। अनोखे ने राजू से कहा, अरे सुन राजू, क्या तुझे पता है कि अनोखे के भंडार घर में 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी रखी है? हाँ, मुझे पता है। अरे मैं भी कितनी जोर से बोल रहा हूँ, अरे कहीं कोई सुन ना ले। चल तो कल रात अनोखे के घर में चोरी करते हैं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। उनकी बातें सुनकर चोर अनोखे के घर में चोरी करने दौड़ पड़े। पीछे से अनोखे भी पहुंच गया। वो चोर भंडार घर में माल ढूंढ ही रहे थे कि अनोखे ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस बुला ली। चोर पकड़े गए और गांव में अनोखे की बहादुरी की तारीफ होने लगी। अनोखे ऐसे ही काम करता था। एक दिन छाया ने कहा, ये चोर उचक्कों को पकड़ने के अलावा कुछ और भी सोच लिया करो। तुम्हें सोचता तो हूँ भगवान, तुम्हारे सिवा और क्या सोचूं, तुम ही बता दो। ऐसी बातें तो तुमसे खूब करा लो। जानते हो, चारू की 2 महीने की फीस नहीं गई और डुग्गू का भी क्रिकेट एकेडमी में दाखिला होना है। रसोई में सिलेंडर भी खत्म हो गया है। ऊपर से कल मेरी बहन अनीता भी आ रही है। ये क्यों नहीं कहती मेरी साली आ रही है, वो आए घर हमारे, खुदा की फितरत। जब देखो मस्ती छाई रहती है, जरा भी चिंता नहीं। घर में एक भी टका नहीं है। वो 4 साल बाद मेरे घर आएंगे, क्या खिलाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हंसी मजाक एक तरफ, परेशान तो अनोखे भी था। उसका काम मंदा चल रहा था। आजकल के बच्चे मीठा और तला हुआ बहुत कम खाते हैं, इसलिए ये काम बंद करके वह कुछ नया करने की जुगत लगा रहा था। लेकिन ये क्या हुआ, अनीता कल आने वाली थी, वह तो एक दिन पहले ही आ गई। छाया ने कहा, तुम तो आज आ गई, कम से कम बताना तो चाहिए था। सुनो जी, जरा उधर तो चलना। बोलो, क्या बात है? क्या करूं अब, शादी के बाद पहली बार पति के साथ आई है। रसोई में सिलेंडर खत्म है, रसोई के डिब्बे भी हड़ताल पर बैठे हैं। कब से कह रही हूँ कि कुछ और काम देख लो, मगर फुर्सत कहाँ। बस गांव में खुद को अनोखा साबित करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। अब अनीता और उसके पति के सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम तो अपने रिश्तेदारों के लिए मेरे सिर पर बैठने को उतारी हो जाती हो। रुको जरा, मैं सिलेंडर का इंतजाम करता हूँ। और वो राशन वाले चावल है ना, उन्हें भिगो दो। आज अनोखे अपनी साली को कुछ गजब ही खिलाएगा। वह सिलेंडर लेने पहुंचा तो वितरण का समय खत्म हो गया और वह बिना सिलेंडर लिए वापस घर आ गया। मोहल्ले पड़ोस में अधिकतर मिट्टी के चूल्हे जलते थे, इसलिए वहां से भी इंतजाम नहीं हो सका। घर आकर अनोखे ने छाया से कहा, आज अपनी साली को अपने हाथ का बना डोसा खिलाता हूँ। दाल तो है, जरा तुम चूल्हे पर सांभर पका लो। बारिश के दिनों में चूल्हा, लगता है गैस नहीं मिली। सांभर तो ठीक है, लेकिन चूल्हे पर डोसा कैसे बनाओगे? धुएं से हालत खराब हो जाएगी। अरे वाह, डोसा! मुझे तो डोसा बहुत पसंद है। डोसा एक तरफ और 5 स्टार होटल का खाना एक तरफ। मैं तो अपने अनोखे जीजा जी के हाथ का डोसा ही खाऊंगी। छाया ने राहत की सांस ली कि कम से कम उसकी बहन ये तो नहीं कहेगी कि बड़ी बहन ने डोसा खिलाकर रफा दफा कर दिया। अनोखे ने सोच समझकर अपना दिमाग चलाया और इस्त्री गर्म होने के लिए रख दी। छाया चूल्हे पर सांभर बना चुकी थी। तब तक अनोखे ने डोसे का सामान तैयार कर लिया। अनीता ने पूछा, जीजा जी, ये इस्त्री का क्या करोगे? तुम्हारे लिए डोसा बनाऊंगा। इस्त्री पर डोसा? हाँ, स्त्री पर डोसा।
अरे मेरी साली स्पेशल है तो उसके लिए डोसा भी स्पेशल ही बनेगा। अब अनोखे स्त्री पर डोसा बनाता गया और सब लोग खाते गए। अनीता और उसके पति ने स्त्री के डोसा की जमकर तारीफ की। अनीता बोली, जीजा जी, ऐसा डोसा तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ, अरे खाया कैसे होगा जब आज तक किसी ने मेरे सिवा बनाया ही नहीं। शाम तक वो दोनों वापस चले गए। छाया ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि ये हलवा पराठा छोड़ स्त्री पर डोसा ही बनाकर बेचना शुरू कर दो। हाँ, लागत कम और स्वाद ज्यादा। वैसे भी घर में राशन के चावल तो हर महीने आ ही जाते हैं। लगता है मेरे साथ रहकर तुम्हारे दिमाग का सिस्टम भी तेज चलने लगा है। आखिर अनोखी की बीवी हो। रहने दो, इतना दिमाग है मुझ में। अब मेरी छोड़ो और स्त्री डोसा के काम में ध्यान दो। हाँ, वही सोच रहा हूँ। बाकी सामान की तो जरूरत नहीं है, वो घर में इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अभी सूजी बहुत बची है, पहले इस सूजी का ही डोसा बनाता हूँ। ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और डोसा खास्ता भी बनेगा। अगले दिन अनोखे ने अपना स्त्री डोसे का सामान जमा लिया। सांभर और चटनी वह घर से बनाकर ले आया था। उधर से गुजरते हुए लोगों ने पूछा, अरे भाई अनोखे, ये क्या कर रहे हो आज? ये स्त्री उल्टी क्यों रखी हुई है आज ठेले पर? लगता है फिर कुछ नया करने वाले हो। हाँ भाई, आज स्त्री डोसा बना रहा हूँ। बहुत समय हो गया, ग्राहक मीठे से ऊब गए हैं, इसलिए आज कुछ तीखा शुरू किया है। आओ तुम भी खाओ, और स्वाद लगे तो ये खबर गांव में आग की तरह फैला दो कि अनोखे ने सड़क पर स्त्री डोसा का काम शुरू किया है। उन लोगों ने खाया तो बस खाते ही चले गए और बहुत तारीफ भी करी। शाम तक आसपास के गांवों में ये खबर फैल गई। वैसे भी उसने ठेला वहां लगाया जहां सड़क पर बस और रिक्शों से सवारी उतरती थी। आते जाते लोग, सभी लोग स्त्री डोसा खाने लगे और वह सड़क स्त्री डोसा बनाने वाले के नाम से मशहूर हो गया।